गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर का दैट इज़ पावर शेयरिंग का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि पावर शेयर होना क्यों ज़रूरी है। उस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों ने दो एग्जाम्पल्स पढ़े थे। एग्जाम्पल एक था बेल्जियम का और दूसरा था श्रीलंका का। बेल्जियम में पावर शेयर किया गया था तो वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, और श्रीलंका में पावर शेयर नहीं किया गया था तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सिविल वॉर हुआ। तो हम लोग ने ये सीखा उस कहानी से कि पावर का शेयर होना ज़रूरी है, और उसके हमने दो रीज़न भी पढ़े थे। ठीक है, आपको याद होगा, प्रूडेंशियल रीज़न एंड अ मोरल रीज़न। गॉट इट। अब हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात आती है ना कि पहले ज़माने में मतलब जिस समय डेमोक्रेसी न्यू आई थी, तो उस समय लोगों का मानना था कि अगर ना सारी पावर्स किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर रहती है तो होगा क्या कि सब डिसीजंस फास्ट हो जाएंगे। आपको पता है डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेज, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, हमारे यहाँ जो पुलिस में जो पॉलिसीज़ फॉर्म की होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो भी जजमेंट्स होती हैं वो बहुत स्लो होती हैं। इट टेक्स टाइम, बहुत समय लग जाता है जजमेंट होने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों को क्या लगता है हमेशा, यार डेमोक्रेसी सही नहीं है, समय बहुत लग जाता है। तो उस समय भी, जिस समय डेमोक्रेसी न्यू आई थी, कंट्रीज़ लोग अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में डेवलप हो रही थी, उस समय लोगों का यही मानना था कि अगर पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो सही है, मतलब डिसीजन बहुत फास्ट ले लिया जाएगा। पर अगर मान लीजिए पावर डेमोक्रेटिक होगी, मतलब बहुत लोगों के हाथ में होगी, पावर इक्वली शेयर होगी, तो कोई भी डिसीजन लेने में समय लगेगा। पर जैसे जैसे डेमोक्रेसी पॉपुलर होते गया, डेमोक्रेसीज में चेंजेस आते गए, प्रॉपर रूल्स बनते गए, वैसे वैसे ये लोगों की सोच बदल गई कि नहीं, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं पावर शेयरिंग के। मतलब एक कंट्री में अगर पावर, मतलब सब कुछ सही चलना चाहिए, तो पावर का शेयर होना, मतलब किस किस के इसमें पावर शेयर होना चाहिए। ठीक है, और ये सब बात कर रहे हैं हम इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। अभी प्रेजेंट में जो डेमोक्रेसी, दैट्स कॉल्ड मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला जो तरीका है पावर का डिस्ट्रीब्यूट होने का, उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। मतलब क्या होगा, जो पावर्स है वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखो, पावर शेयरिंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, ये तीन सिस्टम्स होते हैं, आपको पता है, इन्हीं के बीच में पावर शेयर होता है। तो जो तीनों होते हैं ना, वो लोगों की एक ही लेवल होती है, मतलब कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, सब लोग को एक समान पावर्स दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या होगा यहाँ पे, द पावर विल बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो रूल बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उससे रूल को फॉलो करवाता है, और जुडिशरी अगर किसी ने फॉलो नहीं किया, कुछ रूल्स का ब्रेक हुआ, किसी ने रूल को तोड़ा, तो उस पर पनिशमेंट देने का काम होता है जुडिशरी सिस्टम का। तो आप याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तीन ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जो सिस्टम पहला है पावर शेयरिंग का, वो यही है कि गवर्नमेंट के इस तीनों ऑर्गन्स में पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कम ज़्यादा नहीं। और एक चीज़ और है कि ये जो सिस्टम बना गया है, इसका एक और नाम है, इसका नाम है, आप याद रखिएगा इसको, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। अब आप समझिए इसको मतलब क्या है। सिस्टम ऑफ चेक मतलब ये तीनों एक दूसरे पे नज़र रखेंगे। समझा आप लोगों को? मतलब अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत कर रहा है तो इसके कंट्रोल लेजिस्लेचर, जुडिशरी करेंगे। एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करेगा, ये दोनों कंट्रोल करेंगे। जुडिशरी सिस्टम कुछ गलत करेगा तो बाकी ऑर्गन्स कंट्रोल करेंगे। मतलब ये तीनों की फंक्शनिंग इक्वल होगी, पावर सेम होंगे,
और ये तीनों बैलेंस होकर काम करेंगे और एक दूसरे को चेक करते रहेंगे ताकि कोई एक ऑर्गन गवर्नमेंट का गलत चीज़ ना करे। समझा आप लोगों को? जैसे कि जो हमारे भारत में जो मिनिस्ट्री है या जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको पावर मिलती है, आपको पता है, पर उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है पार्लियामेंट को। मतलब जितने भी मिनिस्टर बोलिए या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, इस सबको किसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। आपको पता है अगर इन लोगों ने प्रॉपर वर्क नहीं किया तो पार्लियामेंट क्या करेगा? हार्ड डिसीजन लेगा, इन मिनिस्टर्स को उनके पोस्ट से हटा दिया जाएगा। समझा? और अब आपको पता है जितने भी जजेस होते हैं ना, उसको कौन अपॉइंट करता है? आर अपॉइंटेड बाय दी एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लोग जजेस को अपॉइंट करते हैं। समझा? पर ये जो जज होते हैं ना, जितने भी जजेस होते हैं ना, वो सबकी फंक्शनिंग चेक करते हैं, इन एग्जीक्यूटिव लोगों की भी, और जो भी लॉस ये लेजिस्लेचर बनाते हैं वो सबका टेक केयर करने का काम होता है जुडिशरी सिस्टम का, जजेस का। ठीक है? तो हो क्या रहा है यहाँ पर? तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को क्रॉस चेक कर रहे हैं जिसमें ये बैलेंसिंग हो रही है प्रॉपर। ठीक है? तो ये था पहला तरीका पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। उसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, जिसमें पावर्स गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स के बीच में शेयर होता है, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। समझा आप लोगों को? ठीक है। अगर हम सेकेंड तरीके की बात करें पावर शेयरिंग की, उसका नाम दिया गया है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब यहाँ वर्टिकल मतलब आप समझ चुके होंगे, वर्टिकल, इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। मैं समझाता हूँ आप लोग को इसका मतलब क्या है, कुछ हार्ड वर्ड नहीं है ये ऐसा कुछ। अब देखिए जो अगला चैप्टर है सिविक्स का, वो चैप्टर ही है फेडरलिज्म। तो आप लोग को इसके बारे में तो पर्टिकुलर एक चैप्टर दे दिया गया है। अभी सिस्टम क्या है पता है आप लोग को? सिस्टम कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको पता है गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बराबर, आपको पता है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। उसके नीचे कौन आती है? उसके नीचे आता है स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे आते हैं म्युनिसिपैलिटी या फिर कहिए पंचायत। आपको पता है हम लोग के यहाँ भी ऐसे ही कुछ होता है। हमारे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत सरकार, एक स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र सरकार, और एक म्यूनसिपैलिटी है मीन्स नागपुर, एनएमसी, नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है? तो उसमें क्या हो रहा है कि जो पावर है ना, द पावर इज शेयर्ड, किसके बीच में शेयर्ड हो रहा है? ठीक है? अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में भी ये सिस्टम यूज़ किया जाता है। आपको पता है हमारे यहाँ भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, म्यूनसिपैलिटी होती है। ठीक है? तो ये भी एक तरीका है किसका? पावर को शेयर करने का। इससे क्या होता है? प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। ठीक है? आपको पता है सब लेवल के गवर्नमेंट को अपने पावर्स दिए जाते हैं, और सबको अगर हेल्प लगी तो वो अपने ऊपर वाले से बोल सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई हेल्प लगती है किसी कंडीशन में तो वो हेल्प मांगती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर म्यूनसिपैलिटी या पंचायत को हेल्प लगती है तो वो हेल्प मांगते हैं किससे? स्टेट गवर्नमेंट से। समझा? तो इससे क्या होता है? पावर्स प्रॉपरली शेयर होते हैं और हर एक पार्ट, मतलब ओवरऑल द कंट्री का डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है। ठीक है? तो पहला टाइप था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दूसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है? इसको पता है ना, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दिख रहा है ना, इसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। समझा आप लोगों को? सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। समझा? तो हम लोग ने दो तरीके देख लिए, अब दो तरीके और बचा है। चलिए उसको देखते हैं हम लोग कि और दो तरीके कौन से हैं जिससे पावर को शेयर किया जा सके, या किनके बीच में पावर शेयर होना चाहिए। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे बताई गई है कम्युनिटी गवर्नमेंट। मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट के बीच में भी पावर शेयर होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या हुई? मतलब
जितने भी जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं ना, रिलीजन ग्रुप बोलिए, इन लोगों के बीच में ना पावर शेयर होना चाहिए। मतलब हम वो कह सकते हैं कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मैं आपको और स्पेसिफिकली समझाता हूँ इसका मतलब, सच एज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज। तो हमने क्या बोला कि अगर पावर शेयर होता है तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के बीच में भी पावर शेयर्स होने चाहिए। मतलब सोशल ग्रुप जितने भी होते हैं, जैसे अगर मुस्लिम ग्रुप है कोई, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स कह लीजिए आप लोग, इनके बीच में भी पावर शेयर होना चाहिए। इसका पता फ़ायदा क्या होता है कि जितने भी जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनको भी एक मौका मिलता है आगे आकर अपने राइट्स को मांगना, अपना डेवलपमेंट करवाना, अपने डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखना। ठीक है, तो ये बहुत चीज़ है। आपको याद आता होगा जैसे कहानी, एग्जांपल किसका है, इन बेल्जियम। आपको पता है ना, वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी ताकि जो डच लोग हैं, जो फ्रेंच लोग हैं, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जर्मन, वो सब लोग अपने अधिकार मांग सकें। ठीक है, और आपको पता है एक चीज़, हमारे भारत में, इंडिया में एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब आप याद रखिएगा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है। ठीक है, हमारे यहाँ आपको पता है पार्लियामेंट में दो होता है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है, अगर हम बात करें लोकसभा की, तो प्रेजेंट में लोकसभा में 543 सीट्स हैं प्रेजेंट में। ठीक है, 543 सीट्स हैं। तो अगर हम बात करें सीट्स, मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो एरिया के सेलेक्ट होकर उनके लिए वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो लोकसभा है वहाँ पर 543 सीट्स हैं, जिसमें से 412 सीट्स रिजर्व्ड है फॉर जनरल्स, मतलब ओपन कैटेगरीज कह लीजिए आप लोग। 84 सीट रिजर्व किया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट। और हम बात करें 47 सीट्स को रिजर्व किया गया है शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये दोनों काय में आते हैं, दिस ऑल आर द माइनॉरिटीज़। इनके लिए सीट इसलिए रिजर्व की गई है ताकि इन लोगों में से रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होकर बाहर आएँ और अपने डिमांड्स को लोगों के सामने रखें, अपने अधिकार मांगें, उनकी इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखें। समझ रहे हैं आप लोग को? तो ये भी एक तरीका होता है पावर शेयर करने का कि डिफरेंट जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप हैं, उनको भी पावर शेयर दिया जाए, जिसका करने का तरीका एक भारत सरकार ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है, दैट इज़ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी। मतलब उनने ये बोला कि हमारे यहाँ जो भी लोकसभा होगी उसमें जितने भी सीट्स होंगे उसमें से कुछ सीट्स हमारे माइनॉरिटीज़ लोगों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। देखिए इनके लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं, समझ रहे हो आप लोग? तो इससे क्या होगा कि जो भी माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं वो लोग आगे आकर अपनी नीड्स रख सकते हैं। ठीक है, उनका भी डेवलपमेंट होगा हर सेक्टर में, फिर वो आप जॉब में बोलिए, एजुकेशन में बोलिए। समझ रहे हो आप लोग? तो हमने टोटल 3 तरीके देख लिए पावर शेयर होने के। एक तो ये होना चाहिए कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनके बीच में पावर शेयर होना चाहिए। फिर हम लोगों ने बोला कि जितने भी लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, उनके बीच में भी पावर शेयर होना चाहिए। फिर हमने बोला कि वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी हो, या फिर जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें कुछ रिजर्वेशंस मिलनी चाहिए, कि उनके बीच में भी पावर शेयर होना चाहिए। ठीक है, और एक आखिरी तरीका है पावर शेयरिंग का, वो है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में भी पावर शेयर होना चाहिए। अब आपको पता है हमारे इंडिया में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए कोई पार्टी रूल कर पाती है। हमारे यहाँ वो टर्म दिया गया है 5 ईयर्स का, 5 साल। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है बीजेपी, ठीक है, तो बीजेपी है तो वहाँ पर क्या होगा, उनको एक टर्म दिया गया है कि आप इतने से इतने तक आप रूल कर सकते हो। 5 ईयर्स का टर्म होता है वो, मतलब हर 5th ईयर में इलेक्शन होता है। ठीक है, अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को पावर नहीं दिया जाएगा तो जो रूलिंग पार्टी होगी, जिसका रूल होगा, वो तो मनमाना करेंगे अपना। पर हमारे यहाँ
गवर्नमेंट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि अगर रूलिंग पार्टी कुछ गलत कर रही है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आवाज़ उठा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर वर्क करेंगी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो हम ये कह सकते हैं कि पावर्स शुड बी, अब मैं कह रहा हूँ आपको समझ लीजिए कि पावर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ या प्रेशर ग्रुप मतलब क्या होते हैं, जैसे बिजनेसमैन्स, फार्मर्स, ये सब एक ऐसे ग्रुप्स हैं ना, इनका ना थिंकिंग कुछ एक जैसी होती है। आपको पता है कभी भी गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है तो उसमें फार्मर्स के बारे में, व्यापारियों के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में, ट्रेडर्स के बारे में स्पेशल ध्यान दिया जाता है, बिकॉज ये एक ऐसे ग्रुप हैं जो बहुत ज़्यादा लेवल पर किसी पार्टी के वोट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, समझा। तो इसलिए उनको भी प्रॉपर पावर शेयरिंग की जाती है कि हाँ, आप लोग को भी अधिकार दे रहे हैं कि आप लोग भी सामने आकर गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर आप लोग भी अपने व्यूज़ सामने रख सकते हो, ठीक है। अभी ऐसे क्यों किया जाता है, सो दैट political parties, so that the political party which is running the government cannot have अनलिमिटेड पावर। इससे क्या होगा कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है, उसको अनलिमिटेड पावर नहीं दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए कुछ भी गलत करती है वो पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टीज़, अपोजिशन पार्टीज़ को अधिकार होता है, वो लोग सामने आकर मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ये 4 तरीके। अब एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो है कोएलिशन गवर्नमेंट। ये टर्म मैं आपको समझा के देता हूँ, पहले एक शॉर्ट में मैं रिवाइज करा दूँ कि हमने पावर शेयरिंग किसके बीच में पढ़ा, ठीक है। हमने विद इन ऑर्गन्स पढ़ा, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, कम्युनिटी के बीच में भी पावर शेयर होना चाहिए ताकि माइनॉरिटीज़ लोग सामने आ सकें। फिर हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स को भी पावर शेयर होना चाहिए, ठीक है। एक आखिरी चीज़ है कोलिशन गवर्नमेंट। बहुत बार क्या होता है कि कोई एक पार्टी इलेक्शन में मेजॉरिटी में नहीं आ पाती है। आपको अगर पता होगा, इलेक्शन का रूल यही होता है कि जितनी सीट्स हैं, मान लीजिए सीट्स हैं 400, टोटल सीट्स हैं 400, तो अगर किसी पार्टी को जीतना है तो उसे 200 से मोर, मतलब मोर देन 200 सीट्स उससे लाने पड़ेंगे, 50% से ज़्यादा, तभी कोई पार्टी रूल कर सकती है। बहुत बार क्या होता है कि कोई एक पार्टी को उतने रूल नहीं मिल पाते। समझिए, पार्टी नंबर A, B, C, D, पहली पार्टी है जिसको मिला है 150 वोट्स, सेकेंड पार्टी को 150, 250 हो गया, मान लीजिए इसको 50, इसको भी 100, ठीक है। तो ये कितने वोट्स हो गए, अब ऐड कर लीजिए आप लोग, 200, 300, 400, टोटल 400 वोट्स हो गए। अब मान लीजिए 4 पॉलिटिकल पार्टी थी, A, B, C एंड D। पॉलिटिकल पार्टी A को मिला 150 वोट, B को मिला 100, C को मिला 50 और D को मिला 100। अब मैंने क्या बोला, अगर कोई पार्टी चाहती है जीतना, रूल करना, तो उससे 200 से ज़्यादा होना चाहिए। अब आप देखिए, कोई इंडिविजुअल पार्टी को 200 से ज़्यादा वोट नहीं है, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, पार्टीज़ आपस में कंबाइन हो जाती हैं कि हम लोग मिलकर एक गवर्नमेंट बनाएंगे। वैसे गवर्नमेंट को बोला जाता है कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पार्टीज़ कंबाइन होकर एक पार्टी रिप्रेजेंट करे। जैसे है हम लोग की NDA, ठीक है। NDA आप अगर सर्च करोगे तो NDA भी क्या है, कोलिशन पार्टी, जिसमें BJP है और पार्टीज़ हैं। तो जो NDA है उसमें बहुत सारी लोकल पार्टीज़ लोग मिलकर एक NDA पार्टी बनाई गई। ये मतलब किसी BJP की नहीं है, पर्टिकुलर BJP ग्रुप को नहीं बिलोंग करती। NDA है जिसमें बहुत सारी BJP एज वेल एज छोटी छोटी पार्टियाँ मिली हैं। वो ऐसा होता क्यों, मैंने आपको बताया, जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिलती, तो कुछ पार्टीज आपस में कंबाइन होकर एक पार्टी फॉर्म करते हैं, ताकि अब देखो ये कितने सीट्स हो गए टोटल, 150 प्लस 100 दैट इज़ 250 हो गया मेजॉरिटी में। तो ये दोनों मिलकर अब गवर्नमेंट को क्या करेंगे, रूल करेंगे। तो वैसे पार्टीज़ को हम लोग कहते हैं कोलिशन पार्टी, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, जब भी कोलिशन पार्टी होती है, बनती है, तब भी जो पावर शेयर है वो पार्टीज़ के बीच में इक्वली किया जाता है, ठीक है। तो अब ये तरीके हमने देखे, 4 तरीके, जैसे
मतलब पावर को शेयर करने के इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये टोटल 4 तरीके हैं। समझा आप लोगों को? अब हम लोगों का चैप्टर आज ख़त्म होता है। आप सोचिए हमने क्या पढ़ा। हमने बेल्जियम की कहानी देखा, हमने फिर हमने श्रीलंका की कहानी देखी, वहाँ क्या प्रॉब्लम्स आई थी वो देखा, फिर हमने बोला कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, वो चीज़ हमने देखा कि क्यों ज़रूरी है। और फिर अगर पावर शेयरिंग होना चाहिए तो पावर शेयरिंग किसके बीच में होना चाहिए, तो उसके हमने टोटल 4 तरीके देखे। डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, और आखिरी पॉलिटिकल पार्टीज़ या प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को चैप्टर समझा होगा। प्लीज़ आप लोग इसको फिर से वीडियो देखिएगा, इसको प्रॉपर समझिए, चैप्टर बहुत ईजी है। हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।